नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम लोग उपस्थित होटल क्लाउड9 में उपस्थित है हम लोग मधुबनी में। आपको बता दें कि IPS विकास वैभव जी यहाँ पे आए हुए हैं। आपको बता दें द इंस्पायर ऑफ बिहार का जो इनका हर जगह हर शहर में बिहार के अलग अलग जगह पे जो है इनका प्रोग्राम चल रहा है। ये लोग मधुबनी आए हुए हैं। आप हम लोग इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं और कितने लोग जो है इससे जुड़ रहे हैं। मधुबनी में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं इनकी बातों को सुनने के लिए, क्या कुछ कहते हैं ये सुनने के लिए। आगे जो भी इनसे बात करेंगे, जो भी कुछ कहेंगे, आगे वीडियो हम लोग आपसे साझा करेंगे। धरती कही जाती है, उसमें सर यूथ को इंस्पायर करने के लिए मधुबनी के इस धरती पे आए हैं। अच्छा लग रहा है। जिस संदेश को लेकर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान गतिमान है, उसका मूल मिथिला का ही संदेश है, जो बताती है कि सोच बड़ी होनी चाहिए और भेदभाव से परे जो हम चिंतन करते हैं तभी सृजन होता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 30वां जिला है मधुबनी, जिसमें लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत युवा संवाद के लिए उपस्थित हुआ हूँ और संदेश यही है कि आज की युवा पीढ़ी किस प्रकार से योगदान कर सके जिससे हमारे बिहार का भविष्य उज्जवल हो, इसी के नियुक्त संवाद करने के लिए उपस्थित है। सर, लेट्स इंस्पायर बिहार का जो लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में बता दीजिए, इसका क्या। देखिए, बिहार की भूमि बड़ी प्राचीन भूमि रही है और जिस समय न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे, तब हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके थे, विश्वविद्यालय स्थापित कर सके थे और उस प्रकार की उद्यमिता को स्थापित कर सके थे जिससे दक्षिण पूर्वी एशिया में वियतनाम जैसे देश तक एक नगर के नाम से जाने गए। कारण क्या था? कारण जब हम देखते हैं तो सोच बड़ी थी, जातियाँ तब भी थी, लेकिन हम उस जातिवाद से परे चिंतन को विकसित होते हुए बिहार में पाते हैं। जब नंद वंश का उदय देखते हैं, आचार्य चाणक्य को भी देखते हैं किस प्रकार चंद्रगुप्त में सामर्थ्य को ही मानते हुए आगे बढ़े, और उसका मूल यदि पाते हैं तो मिथिला का संदेश है, जो वेदांत का संदेश है, जिसमें व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, जीवात्माओं में भेद नहीं मानने वाले हमारे पूर्वज थे। उस सोच को यदि आत्मसात करके आज हम बढ़ेंगे, संघर्षों को छोड़कर सहयोग करेंगे, चिंता को छोड़कर चिंतन करेंगे, ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे, उसमें 3 मूल मंत्र बिहार के इतिहास से आधारित शिक्षा, समता, उद्यमिता, उसको लेकर यदि हम चलते हैं तो निश्चित अपने जीवन काल में उस बिहार को स्थापित कर सकेंगे जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। इतिहास में अग्रणी भूमिका निभा चुके हैं, उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं। आवश्यकता उन्हीं पूर्वजों की दृष्टि को आत्मसात करने की है, मिलकर कुछ योगदान करने की। लगातार आप छोटे शहरों में दौरा कर रहे हैं, कई जिलों में आप क्या लग रहा है लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, प्रयास तो करना होगा, बिना प्रयास के कोई परिवर्तन होता नहीं है। मैं तो छोटे से प्रयास पे लगा हूँ, वैसे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ जो बिहार में कुछ योगदान कर सकते हैं। तो मेरी दृष्टि बड़ी स्पष्ट है, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो बिहार के हर भाग में ऐसे लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ जो मिलकर यदि कुछ प्रयास करने लगे, निश्चित आने वाली पीढ़ियों को हम प्रेरित करेंगे, अपने जीवन काल में वैसा कीर्तिमान स्थापित करेंगे जो बिहार के भविष्य को परिवर्तित करें। सर, मिथिला जो है वो संस्कृति की धरती मानी जाती है, ऐतिहासिकता यहाँ का प्रमाण है, लेकिन लोग सर राजनगर अगर आप जाते हैं तो आपका जो ये मुहिम है उसमें कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि ऐतिहासिक स्थलों पर किस तरीके से ओझलता जो युवाओं में देखने को मिल रहा है, वो लोग अपनी चीज़ों को भी नहीं समझ पा रहे हैं और इसीलिए तो किसी प्रकार का कोई ये भी नहीं होता। इसीलिए तो हम जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि अपने स्वत्व को जानिए। और लेट्स इंस्पायर बिहार का पूरा संदेश मिथिला का ही संदेश है, मिथिला की भूमि की दृष्टि है, जिसको लेकर हम आज की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करने का, जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने गार्गी और याज्ञवल्क्य के बारे में भी बहुत सारी बताते रहते हैं। महिला अध्याय लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत है। गार्गी विदुषी गार्गी वाचकनवी के नाम पर ही स्थापित है, क्योंकि गार्गी प्रतीक है उस समय की जिस समय पूरे विश्व में महिलाओं की आवाज़ नहीं थी, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में हम पाते हैं उनकी आवाज़ों को ग्रंथ में भी हमने संजो कर रखा है। आज भी प्रेरणा ग्रहण करते हो जब पाते हैं कितनी विद्वतापूर्वक उनमें क्षमता थी चुनौती देने की उस समय के सबसे बड़े विद्वानों को, तो गर्व होता है। लेकिन गर्व केवल यदि हम अनुभव करें, आज कुछ नहीं करें, उससे कुछ होगा नहीं। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी प्रेरणा लेकर अपने जीवन काल में कुछ करें। और इसमें गार्गी चैप्टर में करीब 10 गार्गी पाठशालाएँ बिहार में अभी स्थापित हैं। 7 पटना में हैं, 1 मुजफ्फरपुर, 1 खगड़िया और 1 समस्तीपुर, जिसमें वैसी महिलाएँ जो प्रबुद्ध हैं, शिक्षित हैं, उनके द्वारा वंचित बच्चों के लिए प्रयास किया जा रहा है शिक्षा दान का। सर, आज फादर्स डे है, क्या बच्चों को संदेश देना चाह रहे हैं? शुभकामनाएं देना चाहता हूं और चाहता हूं कि फादर्स डे यदि हम मनाते हैं तो अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें और साथ साथ जिस परंपरा के हम वाहक हैं उसके अनुरूप कुछ योगदान करने का प्रयास करें। आपके बीच उपस्थित हूँ मधुबनी की पावन भूमि में बहुत समय से अभियान के अंतर्गत युवा संवाद के लिए
अलग अलग जिलों में जाता रहा हूँ। इससे पहले 29 जिलों में इस प्रकार का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मधुबनी में बहुत समय से आने की इच्छा थी, लेकिन कोई एक ऐसा समन्वय जो सबको जोड़ सके, मधुबनी में रहता हो, उसकी तलाश हम लोग कर रहे थे। इसी बीच में हेमंत झा जी से पटना में भेंट हुई। इसके पूर्व इनके द्वारा लेट्स इंस्पायर बिहार के कार्यक्रम में भूमिका निभाई गई थी। पटना में जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम हुआ, उससे पहले दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, मुंबई में कार्यक्रम हुआ, सभी में उपस्थित थे। लेकिन अपने मधुबनी में इस प्रकार का कार्यक्रम हो, इसके लिए जब उन्होंने प्रयास शुरू किया तो छोटी सी टीम बनती गई। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर सके। बहुत सारे वक्ता है जिनके मन में एक प्रकार का भाव था कि कार्यक्रम में बहुत कम लोग और बड़े भवन में इसको होना चाहिए था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, लोग भले कम हो, लेकिन एक एक व्यक्ति में जो क्षमता है उसको यदि हर व्यक्ति जान जाए तो कम व्यक्ति कितना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। अक्सर कल भी मैं मधुबनी आया था, कल शाम से ही लोगों से बात कर रहा हूँ। एक प्रकार की व्यथा जिससे भी मैंने बात की यही थी कि जिस अनुपात में हमारा विकास होना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं कमी है। अनेक प्रकार के कारण अनेक व्यक्तियों द्वारा छोटे से साक्षात्कारों में व्यक्त किए गए, लेकिन हर व्यक्ति के मन में एक अभिलाषा थी कि कुछ अच्छा होना चाहिए और मधुबनी को विकास के शिखर तक हम देखना चाहते हैं, लेकिन मार्ग कैसा हो, किस प्रकार से हो, इस विषय में बहुत संशय है। व्यवस्था को देखकर जब एक व्यक्ति प्रयास करता है, चिंता करता है, तो अक्सर कैसे चीजें बदलनी चाहिए स्पष्ट नहीं होती। व्यवस्था में जमी हुई उस स्थिरता को जब देखता है और तब सोचता है कि इसमें मेरी भूमिका क्या होगी, तो अक्सर हम निराश हो जाते हैं। जीवन में तब उस व्यवस्था को मान लेते हैं कि चीजें ऐसी ही चलेंगी, और जब ऐसा मान लेते हैं वहीं से एक तो फॉरवर्ड लुकिंग सोच थी, वहां से गिरते चले जाते हैं। बिहार, यदि आप सोचिए उस समय आचार्य चाणक्य जब थे और जब भारत में पश्चिम उत्तर में आक्रमण हो रहा था, छोटे छोटे खंडों में देश बटा था, अलग अलग शासकों के अधीन, अलग अलग राज्यों के अधीन, सबकी सोच अलग थी। मगध के शासक से जब मिलने आए तो मगध के शासक के मन में कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब हम तक आएंगे हम देख लेंगे, लेकिन ये किस प्रकार की सोच लेकर हर शासक सोचता रहता, तो चाणक्य बड़ा स्पष्ट देख रहे हैं। छोटे छोटे हिस्सों में यदि भारत ने प्रत्युत्तर देने का प्रयास किया तो निश्चित है हम पराजित होंगे। और इसके संकेत तभी मिले जब पश्चिमोत्तर भारत में सीमांत के रक्षक तक्षशिला नरेश आम्ही के द्वारा संधि कर ली गई, मार्ग दे दिया गया कि भारत में प्रवेश करें। और पहला जो युद्ध हुआ था, यदि युद्ध कहें, विरोध कहें, किसी शासक ने नहीं किया। पहला विरोध यदि कहीं से हुआ था तो तक्षशिला के गुरुकुल से हुआ था, जिसका नेतृत्व अपने ही बिहार के युवा कर रहे थे और इसका नेतृत्व का संचालन अपने ही बिहार के आचार्य कर रहे थे। कैसी सोच थी? यदि आचार्य चाणक्य के मन में इस प्रकार की भावना की जागृति नहीं होगी, यदि सोचते कि मैं तो शिक्षक हूं, मेरा दायित्व तो केवल विद्यार्थियों को तैयार करना है, अर्थशास्त्र का ज्ञान देना है, राजनीति पढ़ानी है, तो क्या कभी अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण होता है? निर्माण तब संभव होता है जब कोई व्यक्ति अपने दायित्व को ग्रहण करता है। दायित्व कैसा? यदि हम सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि कोई मधुबनी में परिवर्तन करना हो, रचना क्या करूंगा, क्यों हम अपने प्राचीन भूमि के संदेश को भूल जाते हैं? जिस भूमि के संदेश ने वेदांत को जन्म दिया हो, प्राचीन काल में जाते हैं तो ज्ञान के भंडार वेदों को मानते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में विरुद्ध सरस्वती के तट के किनारे, लेकिन जब परंपरा प्रारंभ होती है तो क्या होता है?
चीजें पढ़ती, और जो वैदिक परंपरा पढ़ी उसने उत्कर्ष को प्राप्त किया, ऐसे उत्कर्ष को प्राप्त किया जिसके बारे में उस समय के विद्वानों ने कहा इससे अधिक और उत्कर्ष नहीं हो सकता। वेदों का अंत हो चुका है, और वेदों का अंत यदि कहीं हुआ उसके यदि कोई भूमि सबसे अधिक कह सकती है यही क्षेत्र था, तो क्षेत्र यही था जहां लोग खड़े। प्राचीन मिथिला के उस क्षेत्र में, उस मिथिला के क्षेत्र में जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित हो, उसके शीर्ष में ही कुछ क्षेत्र स्थापित था। तो यही क्षेत्र है जहां कभी महर्षि ज्ञानवंत को भी लोगों ने सुना, कभी राजा जनक के जैसे तत्वदर्शी सम्राटों को देखा, कभी ऋषि गार्गी और चक्रवी को अपने समय का नेतृत्व करते देखा, सबसे बड़े विद्वान को भी विद्वतापूर्वक चुनौती करते देखा। और उस मुनि की सोच क्या थी? यदि वेदों में भी पाते हैं, वेदों में पाते हैं एक प्रकार का प्रश्न है, किसने सृजन किया, क्यों किया, किस प्रकार से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, इस प्रकार के अनेक संदेश वेदों में हम पाते हैं। संदेशों की पूर्ति के लिए अनेक मंत्र पाते हैं, अनेक उपासना के सिद्धांत पाते हैं, दर्शन की भी अभिव्यक्ति होती है। लेकिन यदि उन प्रश्नों का उत्तर कहीं मिलता है जहां कोई संशय है ही नहीं, तो वेदांत में मिलता है, जहां हर प्रकार के भेदभाव को भूल, व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, जीवात्माओं में कोई भेद नहीं होता, उस भेदभाव से परे अवस्था में जो चिंतन प्रारंभ होता है, एक वन में होता है, आचार्य और शिष्य के बीच में होता है, लेकिन समाधान हर प्रश्न का होता है। कहां की सोच थी? और जब हम निराश होते हैं अकेले हम क्या कर सकेंगे, तो इसी प्राचीन भूमि के ऋषि ने तो कहा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसी भूमि की सोच थी। और हर युवक, हर युवती, हर बिहारवासी, हर भारतवासी, हर व्यक्ति यदि इस सोच को आत्मसात कर ले तो अपने वर्तमान और भविष्य को परिवर्तित कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं। सोच क्या कहती है? ऋषि कहते हैं जो पूर्ण था, पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। क्या मतलब हुआ इसका? यदि इस सभागार में बैठे किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाए कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको आप पूर्ण समझ सकते हैं, पूर्ण कह सकते हैं, तो क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो यहां पर जिसको आप पूर्ण कह सकें, कंप्लीट, जिसमें कोई कमी ना हो? इस सभागार में तो है क्या? और सभागार में नहीं है तो क्या सभागार के बाहर किसी व्यक्ति को जानते हैं जो पूर्ण हो? कभी किसी के बारे में सुना हो इस व्यक्ति में कोई अपूर्णता थी नहीं, हर गुण में सर्वश्रेष्ठ है, कोई कभी नहीं निकाली जा सकती, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। लेकिन इसी भूमि के ऋषि ने क्या कहा? उपनिषद में कहा जो पूर्ण था, पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। कभी उसमें कोई कमी रहती नहीं। क्या सोचती? यदि सोने को